नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुंगीश बंसल और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक बहुत आम बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो हड्डियां हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं और ये एक फ्रैक्चर का कारण बनती हैं। ये एक बहुत ही अंडर डायग्नोस्ड, यानी कि इसका डायग्नोसिस जो है वो सही समय पर नहीं हो पाता है और एक अंडर ट्रीटेड बीमारी है। अंडर ट्रीटेड का मतलब है कि उसका जो इलाज है डायग्नोसिस होने के बाद भी वो पूरे तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये जो एक एल्डरली हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ये फ्रैक्चर्स का और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक आम कारण बन। आज ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे, जानेंगे ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का जो डायग्नोसिस है वो कैसे किया जाता है और किस किस को ऑस्टियोपोरोसिस के लिए टेस्ट कराना चाहिए है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है, ऑस्टियो मतलब हड्डी और पोरोसिस मतलब कि वो पोरस हो गई है, यानी अंदर से वो खोखली हो गई है। जो हमारी नॉर्मल हड्डी होती है वो इस तरीके से दिखती है, जो हमारी ऑस्टियोपोरोटिक हड्डी होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो यानी कि जो सेम खांचा है वो सेम रहता है, बट अंदर से हड्डी जो है वो खोखली हो जाती है। जो हड्डी खोखली होने की वजह से हड्डी जो है कमजोर हो जाती है और ये ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या सिम्टम होते हैं या क्या लक्षण होते हैं हम ये जानेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो तकरीबन 80 से 90% पेशेंट्स के अंदर कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है। बस जैसे ही कोई ट्रिवियल फॉल हो जाती है, यानी कि घर में चलते चलते गिर जाना, बाथरूम में स्लिप होकर गिर जाना, तो ये फ्रैक्चर्स को लीड करता है। और यही टाइम होता है जबकि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमें बहुत बार पता चलता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के एज सच कोई सिम्टम्स नहीं, जैसे कि हथेली की हड्डी का रिस्ट फ्रैक्चर, हिप की बोन का फ्रैक्चर और स्पाइन के अंदर फ्रैक्चर्स। ये 3 फ्रैक्चर्स जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस के साथ बहुत कॉमनली रिलेटेड। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बैक पेन जैसी प्रॉब्लम्स या फिर जो आगे झुकने की पोस्चर जो है वो आगे की तरफ झुक जाता है, या फिर जो हाइट है उम्र के साथ में वो कम हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को एक साइलेंट डिजीज भी कहा गया है। साइलेंट डिजीज इसलिए कहा गया है क्योंकि 80 से 90% पेशेंट में जब तक वो बहुत भयंकर रूप नहीं ले लेता है या फिर वो फ्रैक्चर नहीं करा देता है, तब तक ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमें नहीं पता चलता। आइए अब हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या कारण होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का जो सबसे पहला कारण है वो है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, यानी माहवारी बंद होने के बाद में महिलाओं के अंदर होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस। महिलाओं के अंदर जो हड्डी की हेल्थ है वो मेंटेन करने के लिए ईस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। जैसे ही माहवारी बंद हो जाती है तो ईस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है बॉडी के अंदर। ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो कम होने की वजह से सालों साल जो है नई बोन बनने की जो क्षमता होती है बॉडी की वो कम होती जाती है। इसीलिए जब 45 से 50 साल की उम्र में मीनोपॉज आता है, यानी माहवारी बंद हो जाती है, उसके बाद में 10 से 15 साल में हड्डी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और 60 से 65 साल की उम्र के आसपास हड्डी जो है वो कमज़ोर रूप में दिखती है और वो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कॉज करती है। ये सबसे कॉमन कारण है और इसीलिए फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो कॉमन होता है। दूसरा जो कारण है वो है सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। सिनाइल यानी कि बुढ़ापे से होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस। जो बुढ़ापे से होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो उम्र के साथ में होता है। जैसे जैसे हम उम्र हमारी बढ़ती जाती है वैसे ही हड्डियां जो हैं और मांसपेशियां जो हैं वो कमज़ोर होती जाती है। तो ये हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, ये लीड करता है सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस को। कोई भी व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर हैं उनके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के, यानी कि उम्र के साथ में, बुढ़ापे के साथ में हड्डियां कमज़ोर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरा जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो होता है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि किसी दूसरे कारण की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। इसके अंदर जो है सबसे कॉमन जो कॉज होता है ऑस्टियोपोरोसिस का वो होता है किसी तरीके का गठिया, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जो दूसरा कारण इसके अंदर बहुत कॉमन है वो है लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़। जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ होता है, जैसे कि किसी अस्थमा के पेशेंट्स में या किसी पेशेंट्स को जिनको स्किन डिजीज़ है, उनमें कई बार बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड देना पड़ता है। जो स्टेरॉइड है वो हड्डी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और वो हड्डी को घुला देता है और हड्डी को कमज़ोर कर देता है। तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ जो है वो भी एक ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता है। तीसरा जो कारण है वो है मिर्गी की या दौरे की दवाई चलना। जो मिर्गी और दौरे के लिए हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देते हैं वो भी बहुत लंबे समय तक लेने के कारण से हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जो है ऑस्टियोपोरोसिस को लीड करती हैं। तो ये कुछ आम कारण हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस कराते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का जो डायग्नोसिस है वो डेक्सा स्कैन द्वारा किया जाता है। डेक्सा स्कैन जो है वो उसका फुल फॉर्म है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्पोमेट्री। ये एक तरीके का एक्सरे का एडवांस वर्जन है जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है या हड्डी कितनी कमज़ोर है इसके बारे में हम पता लगा पाते। जो डेक्सा स्कैन है उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू जो है वो देखनी है हमें,
वो है टी स्कोर। अगर आपका टी स्कोर जो है वो -1 से कम है तो फिर आपकी जो हड्डी है वो नॉर्मल है। अगर आपका जो टी स्कोर है वो -1 से लेके -2.5 के बीच में है तो आपका जो हड्डी है वो ऑस्टियोपेनिक है। ऑस्टियोपेनिया जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का एक माइल्ड वर्जन है, यानी कि वो प्रिकर्सर है ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपेनिया जो है वो बाद में चलकर ऑस्टियोपोरोसिस बनता है। अगर आपका टी स्कोर जो है वो -2.5 से ज्यादा है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ये तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। अब हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसकी जो जांच है डेक्सा स्कैन, वो हमें किस किस पेशेंट में करानी है। जो फीमेल्स हैं जो 65 साल से ऊपर हैं, या जो पुरुष हैं जो 70 साल से ऊपर हैं, या आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है ऑस्टियोपोरोसिस की, या उनके कूल्हे में या स्पाइन में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स की हिस्ट्री है, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपने कोई स्टेरॉइड्स का यूज़ करते रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, या आपको कोई मिर्गी की बीमारी है और उसके लिए आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लेते हैं, मिर्गी की दवाई जो है वो आपको बहुत लंबे समय से चल रही है, या फिर आपको किसी तरीके का गठिया है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये सारी जो बीमारियां हैं इसके अंदर जो है हमें ऑस्टियोपोरोसिस की स्क्रीनिंग जो है वो रेगुलरली कराते रहना चाहिए है, और ये देखने के लिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। आइए अब हम जानते हैं कि इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जा सकता है। देखिए, इसके जो ट्रीटमेंट है इसके 3 भाग हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो सबसे पहला भाग है वो है फ्रैक्चर मैनेजमेंट। क्योंकि ये ऑफन फ्रैक्चर के साथ में पता चलता है, तो जो फ्रैक्चर उस समय हुआ होता है उसकी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इमीडिएट हमें मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हमारे जो हड्डी है वो पूरे शरीर की कमज़ोर हुई है, किसी भी सर्जरी से या उससे हम इसकी स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ जो है वो मेडिसिन जो है वो धीरे धीरे लेकर और पूरी मेडिसिन का कोर्स कर तभी बढ़ेगी। जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और कुछ खास तरीके के ड्रग्स होते हैं जिसमें बिसफॉस्फोनेट्स, डिनोसुमैब और टेरीपेरेटाइड आते हैं। ये जो सारे ड्रग्स हैं ये जो हैं लंबे समय तक चलते हैं। जो जैसे बिसफॉस्फोनेट्स है वो 3 से 5 साल तक चलता है, टेरीपेरेटाइड जो है वो 2 साल तक चलता है, डिनोसुमैब का जो इंजेक्शन है वो हर 6 महीने में लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे सलाह लेकर इसको जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। ट्रीटमेंट को बीच में नहीं छोड़ें। अगर आप ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देंगे तो जो इतने सालों में हड्डी जो है कमज़ोर हुई है, कोई मैजिकली 1 या 2 डोज लेने से ठीक नहीं होगी। इसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा करें ताकि जो बोन है वो अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ पे आ सके और फ्रैक्चर्स का जो फर्दर रिस्क है वो प्रिवेंट हो सके। तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि भी जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनकी आपको फॉल प्रिवेंशन करनी है और उनकी लाइफ में कुछ तरीके की फिजिकल एक्टिविटी जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है। आप जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको पार्क में लेके जाएं, उनको 2 राउंड 3 राउंड जितने वो राउंड ले सकते हैं उतने लेने के लिए उनको एनकरेज करें, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी जो है बोन की जो स्ट्रेंथ है और मसल्स की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती है और वो फर्दर जो है बोन्स को क्रैक होने से या वीक होने से रोकती है। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि भी जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका जो कमरा है वो वेल लाइटेड होना चाहिए, उसके अंदर लाइट की कमी नहीं होनी चाहिए। फ्लोर जो है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए है। कारपेट जो है उसके अंदर कहीं सिलवटें नहीं होनी चाहिए हैं और वो ऐसा ना हो कि वो कहीं पे अटक के उसमें गिर जाए। और रात को भी स्पेशली नाइट लैंप या नाइट लाइट का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत बार जो बड़े बुजुर्ग हैं वो रात को पानी पीने के लिए या यूरिन जाने के लिए उठते हैं और उस समय पे वो क्योंकि एक तो नींद में होते हैं, दूसरी रोशनी जो है वो कम होती है, तो उनके गिरने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। बाथरूम में भी आप ऐसे कुछ मेजर्स लें, जैसे कि आप एंटी स्किड मैट्स यूज़ करें। कमोड है और जो नहाने की जगह है उसके आसपास रेलिंग्स यूज़ करें, क्योंकि जब आप रेलिंग्स और जो एंटी स्किड मैट्स यूज़ करते हैं तो उनके फिसल के गिरने की या फिर उनको झटका लगने की या सडनली उनके गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट के लिए करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और जिसको भी ऑस्टियोपोरोसिस है या आपके नियर और डियर वंस में कोई भी एट रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।